हमारे कमलाकर दळवी जी, श्री राजू भोसले जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित करने में बहुत मेहनत की है, आप सभी का मैं मन से अभिनंदन करता हूं। और इस गणेश मूर्ति नगर के हमारी इस गली के सभी हमारे रहवासी, इतर वार्ड से आए हुए हमारे सभी भाई बहन, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक चीज दिखा के दी है। शायद मुंबई में सब जगह जागर करने की जरूरत है, लेकिन कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के सभी रहवासी, सभी मतदाता 2014 में ही जाग चुके हैं। 2014 से लेकर आज तक आपने अगर देखा होगा तो इस विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी के 1 या 2 नगर सेवक चुन के आते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के 4 नगर सेवक, नगर सेविका इस कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में है। और आज आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2022-23 जब चुनाव हो, तब भारतीय जनता पार्टी के 6 नगर सेवक कुलाबा विधानसभा से चुन के आएंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुलाबा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का विकास काम देखा है और इतर पार्टियों का कुशासन देखा है। आज मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट्स है, वो केवल आपके सामने रखना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं भारत से। इस भारत में, हिंदुस्तान में लगभग 60 साल तक एक पार्टी की सरकार बनी रही। इस भारत में 60 साल तक भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा, लेकिन सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 8 साल से इस भारत में जब से सुशासन कर रही है, तब और पहले का बदलाव आप देखिए। ये कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, ये कश्मीर जिसमें भारतवासी रहते हैं, ये कश्मीर जहां पे हिंदुस्तान का झंडा लहराता है, उस कश्मीर में 2 संविधान होना किसी को भी राजी नहीं था। उस कश्मीर में आर्टिकल 370 के वजह से केवल कुछ परिवार अपना विकास कर रहे थे, कुछ परिवार करोड़ों अब्जों रुपया कमा रहे थे, लेकिन कश्मीर के युवा, कश्मीर के लोग उसी गरीबी में और बेबसी में रह रहे थे। नरेंद्र जी मोदी के सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर दिखा दिया, एक देश में एक निशान, एक संविधान और एक तिरंगा ही रहेगा। और केवल देश की अखंडता को कायम नहीं रखा, तो कश्मीर के युवाओं को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की पूरी ताकत को एक नई अवसर दी आगे बढ़ने की। इस कश्मीर में 370 था तब रोज के धमाके होते थे। इस कश्मीर में जब 370 था तो रोज आतंकवादी हमले होते थे।
आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर का जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसका पूरा और पूरा श्रेय सम्मान्य प्रधानमंत्री, सम्मान्य गृह मंत्री जी को जाता है, जिन्होंने भारत में ये दिखा के दिया कि ये भारत केवल इतर राज्य का ही नहीं, ये कश्मीर वासियों का भी है। भाई और बहनों, जो काम 70 साल तक नहीं हो सका वो काम नरेंद्र मोदी जी ने मुमकिन करके दिखाया। आप अगर देखेंगे तो गरीबों के कल्याण के लिए आयुष्मान भारत स्कीम लाई। आयुष्मान भारत स्कीम में जो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे रहवासी है, हमारे नागरिक है, उनको 5 लाख तक का अस्पताल में उनका पूरा खर्चा किया जाता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम लाकर करोड़ों घरों में जहाँ पे चूल्हे चलते थे वहां पे गैस की योजना लाके दिखाई। आप देखेंगे तो इस सरकार ने हजारों मीलों की नई सड़कें बनाई। यहाँ पे सागरमाला जैसा पोर्ट का प्रोजेक्ट लाकर भारत के पूरे विकास में, औद्योगिक विकास में बहुत बड़ा योगदान लाया। ऐसे अभूतपूर्व काम जो 60-70 साल तक नहीं हो सके वो भारतीय जनता पार्टी ने और सम्मान्य नरेंद्र जी मोदी ने पूरे करके दिखाए। ये हुई बात हिंदुस्तान की। अभी बात करते हैं महाराष्ट्र की। आप जानते हो कि यहाँ पे सीलिंग का काम चालू है। घबराइए मत, कुलाबा में कोई ब्रिज आने वाला नहीं है, कोई झोपड़ा टूटने वाला नहीं है। यहाँ पे तो एक आदत पड़ चुकी है, विरोधी पार्टी के लोग ये कोई भी विकास काम तो नहीं कर सकते, लेकिन अफवाह बहुत अच्छी तरह फैला सकते हैं। पिछले इलेक्शन में बोले नार्वेकर चुन के आएंगे तो झोपड़े टूटेंगे, बोले कि नहीं? झोपड़ा टूटा, झोपड़े में पानी नहीं था, पानी आ गया, गटर लादी का काम हो गया। तो अफवाह करने दो, बुरी नजर वाले तेरा। तो यहाँ महाराष्ट्र में मरीन ड्राइव से लेके वर्सोवा तक सीलिंग बन रहा है। यदि आपको कहीं बांद्रा के अस्पताल में जाना है तो 1.5-2 घंटे सिग्नल पे रुक के, ट्रैफिक के रुक के जाना पड़ता था। अभी 20 मिनट में मरीन ड्राइव से बांद्रा पहुंच जाओगे। ये काम किसने किया? देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार ने किया। किसी को पूना जाना है, किसी को पनवेल जाना है तो सोचना पड़ता था भैया सुबह 7 बजे निकलूं, 6 बजे निकलूं, ट्रैफिक में से कैसे जाऊं। आप देखेंगे आज ट्रांस हार्बर लिंक बनाकर मुंबई से पनवेल को आपको 20 मिनट में पहुंचाने का काम कोई किया है तो वो सम्मान्य देवेंद्र जी फडणवीस ने करके दिखाया है। आप यदि देखेंगे तो इस महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर मुंबई तक का समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे किसने बनाया? देवेंद्र जी फडणवीस ने बनाया। आप यदि देखेंगे तो इस मुंबई में जो हमारे झुग्गी झोपड़ियों में गरीब भाई बहन रहते हैं उनको पात्र केवल 2000 तक माना जाता था। उनकी पात्रता 2000 से लेकर 2011 करने का काम किसने किया? देवेंद्र जी फडणवीस के सरकार ने किया। पहले 2000 के पहले जिसके पास पुरावा था वो ही पात्र बनता था, उसको ही घर मिलता था, उसको ही झोपड़ा मिलता था, झोपड़े के जगह रूम उसको मिलता था। लेकिन देवेंद्र जी फडणवीस के सरकार ने 2000 की सीमा हटाकर 2011 तक की सीमा लाकर हमारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले साथियों का हाथ बटाया, साथ दिया और उनको न्याय दिलवा के दिया। आप देखेंगे तो देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार ने हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भी बहुत नेक काम किया है, बड़ा काम किया है। मदरसों के लिए हो या उनके तालीम देने के लिए हो
आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक सपोर्ट भी इस सरकार ने हमारे माइनॉरिटी के भाई बहनों को भी दी है। आप देखेंगे, भारत की बात करें तो आज ये जो हमारा मसला था मस्जिद, मंदिर, इन सब चीजों का, वो सरकार ने अच्छी तरह सुलझाकर सभी लोगों को न्याय देने का काम किया। यदि आप देखोगे तो महाराष्ट्र में यहाँ पे गरीबों को राशन की जो सुविधा अपूरी पड़ती थी, वो राशन की सुविधा में सुधार लाने का भी काम देवेंद्र जी फडणवीस जी ने किया। ये हुई महाराष्ट्र की बात। अभी सीधा करता हूं कुलाबा की बात। दो 2014 के पहले, 2016 के पहले यहाँ पे वाटर माफिया थी कि नहीं थी? कुलाबा के जाके कार्ड बनाना पड़ता था कि नहीं पड़ता था? घर टू घर नल था। हमने आपसे वादा किया 4000 घरों में घर टू घर हमने नल लाके दिखाया। ये सामने गीता नगर है। गीता नगर में बस नहीं जाती थी, गरीब बच्चे हमारे स्कूल जाते थे पैदल, कीचड़ में पानी में चलते थे। आज वहां पे बस लाके दिखाई। किसने लाके दिखाई? भारतीय जनता पार्टी ने लाके दिखाई। आज कुलाबा के मच्छीमार नगर में, मच्छीमार नगर 1 से लेके 5 तक हर गली का लादीकरण, हर गली में शौचालय, हर गली में शेड, हर गली में समाज मंदिर, व्यायामशाला, नया गार्डन किसने करके दिखाया? भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोक प्रतिनिधियों ने करके दिखाया। कुलाबा नगरी में अगर आप देखेंगे, सुंदर नगरी हो, आजाद नगरी हो, जूनी पुरानी इमारतों का विकास, इनको हमेशा फंड देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोक प्रतिनिधियों ने किया। आप अगर जाएंगे वार्ड नंबर 225 के फोर्ट इलाके में, वहां पे तो इतनी बड़ी संख्या में जूनी पुरानी इमारतें हैं, उनको महाड़ा से न्याय दिलवाने का कौन किसने काम किया? तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, देवेंद्र जी फडणवीस ने किया। आप जानते हैं मुंबई में केवल एक फुल्ली डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। वहां पे इलाज करने के लिए 4-4, 5-5 महीने रुकना पड़ता था। आज दिल्ली में जाकर मैंने सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी से ये रिक्वेस्ट की है कि जे हॉस्पिटल के बगल में रिचर्डसन क्रुडास कंपनी को जो जगह है, उसे महाराष्ट्र शासन को देकर वहां पे एक सुपर स्पेशलिटी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल बनाया जाए। और मोदी जी ने तुरंत इस काम के लिए सकारात्मक भूमिका ली है। ये बताते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। आज जब मैं सम्माननीय मोदी जी को मिला, तब उन्होंने जो प्रश्न पूछे वो सुनकर मैं हैरान रह गया। जिस इंसान को पूरे देश की जिम्मेदारी है, पूरे विश्व में भारत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति को मुंबई के सामान्य से सामान्य नागरिक की भी उतनी ही चिंता है। जब मैं उनके सामने बैठा, इस कैंसर हॉस्पिटल की बात बताई, तो उन्होंने मुझसे कहा ये तो काम हम करेंगे ही, लेकिन मुझे पहले बताओ हमारे मुंबई के सामान्य से सामान्य जो जनता है, क्या उन तक मैंने भेजी हुई आयुष्मान भारत की स्कीम पहुंच रही है? उन्होंने पूछा क्या मेरे मुंबई कर झोपड़पट्टी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा घर मिलने का काम चालू है? उन्होंने मुझसे पूछा क्या उज्ज्वला योजना के द्वारा आपके चुनाव क्षेत्र में गैस सबके घर में लग रहे हैं? ऐसे प्रधानमंत्री मिलना एक आपको
आपका और मेरा सद्भाग्य है। महाराष्ट्रातल्या जनतेची जी आज मानसिकता आहे, जी आज भावना आहे, त्याचा पूर्ण आदर हा देशातले नेतृत्व निश्चितपणे ठेवेल आणि येणाऱ्या काळात निश्चितपणे महाराष्ट्राला न्याय मिळेल. त्याचबरोबर हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं आहे. विरोधकांची मागणी होती खास करून की अधिवेशन 4 आठवड्यांचं करावं, परंतु कमी करण्यात आलं आहे. या संदर्भात काय? अधिवेशन किती काय असतं त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असतं बिझनेस काय ट्रान्झॅक्ट होतो, कामकाज काय चालतं. मला वाटतं 10 दिवसाचं सध्या तरी 19पासून अधिवेशन चालू होतं आहे. 28-29ला परत एकदा आम्ही BSc घेऊ. जर का अधिवेशनाचं कामकाज पुरेसं झालं असेल तर वाढवण्याची गरज लागणार नाही. आणि मला खात्री आहे ज्या प्रकारे महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्व सदस्य सहकार्य करत आहेत त्यातून महाराष्ट्राच्या हितातलं कामकाज हे ह्या अधिवेशनात होईल. महामोर्चाचं आयोजन 17 तारखेला होतं, काय सांगायला? कारण ज्या प्रकारे मला वाटतं विधानसभा अध्यक्ष म्हणून विधानसभेच्या सभागृहातल्या आतल्या भाष्याबद्दल मी वक्तव्य केलेलं जास्त योग्य राहील. अमोल मिटकरी यांनी आता एक ट्विट केलेलं आहे. ज्या पद्धतीनं आज ही बैठक झाली आहे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री जे आहेत ते अमित शहाचं स्वागत करत होते आणि तेव्हा आपले मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अगदी बाजूला उभे न राहता थोडे दूर उभे राहिले होते. त्यामुळे ही कुठेतरी महाराष्ट्राची लाचारी आहे असं ट्विट केलं जातं. हे असे सगळे ऑब्झर्वेशन हे केवळ शब्द कदाचित चुकीचा असेल, चाइल्डिश पॉलिटिक्स बोलता येईल याला, बिन मुद्द्याचं राजकारण म्हणता येईल. आणि तिकडे सन्मान्य मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हे जसे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आहेत तसे इतर राज्यात पण मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आहेत. एकाचा सन्मान केला म्हणजे दुसऱ्याचा अपमान केला असं होत नाही. दरवेळेला कोणाला तरी 4थ्या रांगेत बसवलं, कोणाला तरी 2ऱ्या रांगेत बसवलं, असे काहीतरी उगीच मुद्दे काढायचे ज्या मुद्द्यांचा जनतेवरती अजिबात काही परिणाम होत नाही. अशा मुद्द्यांकडे लक्ष न देता त्यांनी सभागृहात चांगलं काम करावं, जनतेच्या हितात चांगलं काम करावं, शेतकऱ्यांसाठी काम करावं, ते जास्त योग्य राहील. त्याचबरोबर हिवाळी अधिवेशन सुरू होतं आहे. विरोधकांची मागणी होती खास करून की अधिवेशन 4 आठवड्यांचं करावं, परंतु अधिवेशन किती काय असतं त्याच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं असतं बिझनेस काय ट्रान्झॅक्ट होतो, कामकाज काय चालतं. मला वाटतं 10 दिवसाचं सध्या तरी 19पासून अधिवेशन चालू होतं आहे. 28-29ला परत एकदा आम्ही BSc घेऊ. जर का अधिवेशनाचं कामकाज पुरेसं झालं असेल तर वाढवण्याची गरज लागणार नाही. आणि मला खात्री आहे ज्या प्रकारे महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्व सदस्य सहकार्य करत आहेत त्यातून महाराष्ट्राच्या हितातलं कामकाज हे ह्या अधिवेशनात होईल. महामोर्चाचं आयोजन 17 तारखेला होतं आहे, काय सांगायला या संदर्भात? कारण ज्या प्रकारे वारंवार शिवरायांचा अपमान केला जातो, राष्ट्रपुरुषांचा अपमान केला जातो, त्यावरून अजून देखील कारवाई राज्यपालांवर होत नाही. मला वाटतं विधानसभा अध्यक्ष म्हणून विधानसभेच्या सभागृहातल्या आतल्या भाष्याबद्दल मी वक्तव्य केलेलं जास्त योग्य. अमोल मिटकरी